नमस्कार। ई हिंदी शाला में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे पाठ लाख की चूड़ियां, जिसे लिखा है कामता नाथ जी ने। वीडियो के अंत तक अवश्य बने रहिएगा ताकि संपूर्ण पाठ की जानकारी आप तक पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। कामता नाथ के द्वारा लिखी गई कहानी लाख की चूड़ियां शहरीकरण और औद्योगिक विकास से गांव के उद्योग धंधों के खत्म होने के दुख को दिखाती है कि किस प्रकार से मशीनों के आ जाने के कारण वहां पर काम करने वाले लोगों का रोजगार छिन गया, किस प्रकार से वहां के संबंध जो थे उनमें बिखराव आ गया और उनकी आर्थिक स्थिति किस प्रकार से बिगड़ती चली गई। आपने बच्चों इस प्रकार के काम करने वाले लोगों को जरूर देखा होगा जो हाथ से छोटे छोटे बर्तन बनाते हैं, टोकरियां बनाते हैं। साथ ही साथ में आपने मिट्टी के बर्तन बनाने वाले, पॉटरी करने वाले लोगों को भी देखा होगा और लाख की चूड़ियां या कांच की चूड़ियां बनते हुए भी देखी होंगी। अगर नहीं देखी होंगी तो अवश्य देखने की कोशिश कीजिएगा। उसी प्रकार से आपने इनके बारे में भी सुना होगा जो हाथ से कपड़े बुनते हैं। तो इस प्रकार का काम करने वाले लोग गांव में बसते हैं, छोटी छोटी जगहों में बसते हैं। भारत में अधिकतर पहले हथकरघा और हस्त उद्योग जो थे उन्हीं से काम हुआ करता था। हाथ की चीजों की कीमत अलग ही हुआ करती थी, लेकिन जब मशीनें आ गईं तो उनके आने से बहुत बदलाव आया। उस बदलाव के कारण हमारी कहानी का जो नायक है उसका जीवन भी बदल गया। तो आइए जानते हैं, पढ़ते हैं कहानी लाख की चूड़ियां। सारे गांव में मुझे बदलू सबसे अच्छा आदमी लगता था, क्योंकि वह मुझे सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बनाकर देता था। मुझे अपने मामा के गांव जाने का सबसे बड़ा चाव यही था। जब मैं वहां से लौटता था तो मेरे पास ढेर सारी गोलियां होती, रंग बिरंगी गोलियां जो किसी भी बच्चे का मन मोह ले। यहाँ लेखक ने कहा है, लेखक जब अपने गांव जाता, मामा के गांव, तो सबसे अच्छा उसे बदलू जो था उसके पास जाना लगता था, क्योंकि वो बहुत सारी उसे लाख की गोलियां बनाकर दिया करता था जो उसे बहुत पसंद थी। वैसे तो मेरे मामा के गांव का होने के कारण मुझे बदलू को बदलू मामा कहना चाहिए था, परंतु मैं उसे बदलू मामा न कहकर बदलू काका कहा करता था, जैसे कि गांव के सभी बच्चे उसे कहा करते थे। बच्चों, गांव में अक्सर ऐसा ही होता है, जिस नाम से कोई किसी को पुकारने लगता है ज्यादातर लोग भी उसे उसी नाम से पुकारते हैं। इसीलिए बदलू को वह बदलू काका कहने लगा, क्योंकि गांव के बच्चे भी उसे काका कहते थे। बदलू का मकान कुछ ऊंचे पर बना था। मकान के सामने बड़ा सा सहन था, जिसमें एक पुराना नीम का वृक्ष लगा था। उसी के नीचे बैठकर बदलू अपना सारा काम किया करता। बगल में भट्टी दहकती रहती, जिसमें वह लाख पिघलाया करता था। यहाँ बदलू के मकान के बारे में बताया गया है कि वह खुले में एक घर में जो आंगन है उसमें बैठकर काम करता था, जहाँ नीम का पेड़ लगा था। उसी के पास भट्टी दहकती थी, यानी जिसमें लाख पिघलाने का काम किया जाता है, उस प्रकार का एक बड़ा सा मिट्टी का चूल्हा था, जिसे भट्टी कहा जाता है। वहां बैठकर वो काम करता। सामने एक लकड़ी की चौखट पड़ी रहती थी, जिस पर लाख के मुलायम हो जाने पर वह उसे सलाख के समान पतला करके चूड़ी का आकार देता। पास में 4-6 विभिन्न आकार की बेलननुमा मुंगेरियां रखी रहती, जो आगे से कुछ पतली और पीछे से मोटी होती थीं। तो इस प्रकार से बदलू लाख को पिघलाता, फिर उसे एक लकड़ी की चौखट के ऊपर मुलायम हो जाने के बाद पतली पतली छड़ियों के समान चूड़ी का आकार बनाने के लिए तैयार करता। जब वो तैयार हो जाती तो पास में उसके बेलन के आकार जैसी, जैसे एक बेलन होता है उस तरह की लकड़ी की मुंगेरियां रखी होती थीं, जो कि आगे से पतली और पीछे से मोटी होती थीं, जिस तरह से हमारे हाथ का कलाई का आकार होता है। तो लाख को चूड़ी का आकार देने के बाद वह मुंगेरियों पर चढ़ाकर गोल और चिकना बनाता, और तब एक एक करके पूरे हाथ की चूड़ियां बनाने के बाद वह उनके ऊपर रंग भरता था। तो उन मुंगेरियों के ऊपर लाख को गोल बनाता, चूड़ी का आकार दे देता और उसके बाद उनके ऊपर रंग करता। बदलू ये काम सदा ही एक मचिए पर बैठकर करता था। मचिया छोटी सी चौकी होती है, उसके ऊपर बैठकर वो काम करता, जो कि बहुत पुरानी थी। बगल ही में उसका हुक्का रखा रहता, जिसे वो बीच बीच में पीता रहता। गांव में मेरा दोपहर का समय अधिकतर बदलू के पास ही बीतता था। वह मुझे लला कहता और मेरे पहुंचते ही तुरंत एक मचिया मंगा देता। तो इस प्रकार से बदलू मचिए पर बैठकर काम करता था और बीच बीच में हुक्का पीता जाता था। तो दोपहर को लेखक भी वहां पहुंच जाता। बदलू उसे लला कहता, लला माने लड़का या बच्चा। वहां पहुंचने पर वो उसके लिए तुरंत एक छोटी सी चौकी और मंगा देता था।
मैं घंटों बैठे बैठे उसे इसी प्रकार से चूड़ियां बनाते देखा करता। लगभग रोज ही वो 4-6 जोड़े चूड़ियां बनाता। पूरा जोड़ा बना लेने पर वह उसे बेलन पर चढ़ाकर कुछ क्षण चुपचाप देखता रहता, मानो वे बेलन ना होकर किसी नववधू की कलाई हो। तो जब वो चूड़ियां बना लेता बदलू तो उसे एक बेलन नुमा मंगेरी पर चढ़ाकर इस प्रकार देखता, मानो किसी नववधू की यानी किसी दुल्हन की कलाई हो, तो ये सोचता कि उस कलाई पर ये चूड़ियां कैसी दिखाई देंगी। बदलू मनिहार था। चूड़ियां बनाना उसका पैतृक पेशा था और वास्तव में वह बहुत ही सुंदर चूड़ियां बनाता था। उसकी बनाई हुई चूड़ियों की खपत भी बहुत थी। उस गांव में तो सभी स्त्रियां उसकी बनाई हुई चूड़ियां पहनती ही थीं। आसपास के गांव के लोग भी उससे ही चूड़ियां ले जाते थे। पर वह कभी भी चूड़ियों को पैसे से नहीं बेचता था। उसका अभी तक वस्तु विनिमय का तरीका था और लोग अनाज के बदले उससे चूड़ियां ले जाते थे। बच्चों, चूड़ियां बनाने वाले को मनिहार कहते हैं। तो बदलू एक मनिहार था। उसे अपने पिता से ये व्यवसाय मिला था, यानी उसका जो ये व्यवसाय था पैतृक था और वो बहुत ही सुंदर चूड़ियां बनाता था। इसलिए उसकी चूड़ियां बहुत जल्दी बिक जाती थीं। खपत होना माने बहुत जल्दी से बिक्री हो जाना। बदलू की जो चूड़ियां थीं वो इतनी खूबसूरत हुआ करती कि आसपास के गांव की जो औरतें हैं वो भी आकर उससे चूड़ियां ले जाती। और बदलू पैसे नहीं लेता था चूड़ियों के बदले में, बल्कि अनाज लेता, जैसे कि चावल ले लिया, दाल ले ली या फिर गेहूं ले लिया। तो वो अभी तक वस्तु विनिमय का तरीका अपनाता था, जब एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु दी जाती थी। पहले इसी प्रकार से काम किए जाते थे। बदलू स्वभाव से बहुत सीधा था। मैंने कभी उसे किसी से झगड़ते नहीं देखा। हाँ, शादी विवाह के अवसरों पर वो अवश्य जिद पकड़ जाता था। जीवन भर चाहे कोई उससे मुफ्त में चूड़ियां ले जाए, परंतु विवाह के अवसर पर वो सारी कसर निकाल लेता था। आखिर सुहाग के जोड़े का महत्व ही कुछ और होता है। अब जब शादी होती तो इस अवसर पर वो अपनी मनचाही कीमत मांगता था, जिद पर अड़ जाता था, वरना वो कभी ना किसी से झगड़ता था और ना ही किसी से लड़ता था या बहस करता था। वो बहुत ही सीधा साधा इंसान था। मुझे याद है मेरे मामा के यहाँ किसी लड़की के विवाह पर जरा सी किसी बात पर बिगड़ गया था, फिर उसे मनाने में लोहे लग गए थे। अब उसे याद आता है लेखक को कि मामा के घर में किसी की शादी हो रही थी, तो वो किसी बात पे गुस्सा हो गया था, तो उसे मनाना बहुत मुश्किल हो गया था। लोहे लग जाना माने बहुत कठिन काम करना। विवाह में इसी जोड़े का मूल्य इतना बढ़ जाता कि उसके लिए उसकी घरवाली को सारे वस्त्र मिलते, ढेरों अनाज मिलता और उसको अपने लिए पगड़ी मिलती और रुपए मिलते सो अलग। यानी जो बहुत ही साधारण सी कीमत पर अनाज के बदले में जो चूड़ियों का जोड़ा देता था, वो शादी के समय उसकी कीमत इतनी बढ़ जाती कि उसे ढेर सारी चीजें मिला करती उसके बदले में। यदि संसार में बदलू को किसी चीज से चिढ़ थी तो वो थी कांच की चूड़ियों से। यदि किसी स्त्री के हाथ में उसे कांच की चूड़ियां दिख जाती तो वो अंदर ही अंदर कुढ़ जाता। कभी कभी तो 2-4 बातें भी सुना देता। तो जो बदलू है उसे कांच की चूड़ियां पसंद नहीं आती हैं, तो वो बहुत गुस्सा करता है। कभी कभी तो गुस्से में वो जिसके हाथ में चूड़ियां देखता उसे कुछ बोल भी देता था। मुझे तो वह घंटों बातें किया करता। कभी मेरी पढ़ाई के बारे में पूछता, कभी मेरे घर के बारे में, कभी कभी यूं ही शहर के जीवन के बारे में। मैं उससे कहता कि शहर में तो सब कांच की चूड़ियां पहनते हैं, तो वो उत्तर देता, शहर की बात और है लला, वहां तो सब कुछ होता है। वहां तो औरतें अपने मर्द का हाथ पकड़कर सड़कों पर घूमती भी हैं। मतलब जब लेखक कहता कि शहर में तो चूड़ियां पहनती हैं औरतें, आप यहाँ क्यों गुस्सा करते हो, तो कहता है शहर और गांव में बहुत अंतर होता है। वहां की औरतें और गांव की औरतों में बहुत अंतर है। वहां की औरतें अपने मर्द का हाथ पकड़कर सड़कों पर घूमती भी हैं और फिर उनकी कलाइयां नाजुक जो होती है ना, लाख की चूड़ियां पहने तो मोच ना आ जाए। तो वो शहर की औरतों के बारे में कहता, वहां की औरतें तो बहुत ही नाजुक होती हैं, अगर वो इतनी भारी चूड़ियां पहनेंगी तो उनकी कलाइयों में मोच आ जाएगी। कभी कभी बदलू मेरी अच्छी खासी खातिर भी करता। जिन दिनों उसकी गाय के दूध होता वह सदा मेरे लिए मलाई बचा कर रखता, और आम की फसल में तो मैं रोज ही उसके यहाँ 2-4 आम खा आता। अब उसके यहाँ जाने पर उसकी अच्छी खासी खातिर भी होती थी, उसे कभी दूध मिलता कभी मलाई, तो इस प्रकार से आम भी मिलते। परंतु इन सब बातों के अतिरिक्त जिस कारण से वो मुझे अच्छा लगता था वो ये था कि लगभग रोज ही वो मेरे लिए 1-2 गोलियां बना देता था। अब कौन सी गोलियां? लाख की गोलियां बनाकर रखता, जो लेखक को बहुत पसंद थी।
मैं बहुधा हर गर्मी की छुट्टी में अपने मामा के यहाँ चला जाता और एक आध महीने वहां रहकर स्कूल खुलने के समय तक वापस आता। जिस प्रकार से पहले सभी नानी दादी के यहाँ ही छुट्टियां मनाते थे, उसी प्रकार से लेखक भी अपने मामा के यहाँ गांव में छुट्टियां मनाता। पहले बच्चे अधिकतर अपनी नानी और मामा इत्यादि के घर ही जाया करते थे, परंतु 2-3 बार ही मैं अपने मामा के यहाँ गया होऊंगा, तभी मेरे पिता की एक दूर के शहर में बदली हो गई और एक लंबी अवधि तक मैं अपने मामा के गांव नहीं जा सका। तब लगभग 8-10 वर्षों के बाद जब मैं वहां गया तो इतना बड़ा हो चुका था कि लाख की गोलियों में अब मेरी रुचि नहीं रह गई थी। तो जो लेखक है वो केवल 2-3 बार ही अपने मामा के गांव जा पाया। इतने में ही उसके पिता का ट्रांसफर किसी दूसरी जगह पर हो गया। इसके कारण वो 8-10 सालों तक वहां नहीं जा पाया और जब वो गया वापस गांव तो काफी बड़ा हो चुका था। अब उसे लाख की गोलियां नहीं चाहिए थी। अतः गांव में होते हुए भी कई दिनों तक मुझे बदलू का ध्यान नहीं आया। इस बीच मैंने देखा कि गांव में लगभग सभी स्त्रियां कांच की चूड़ियां पहने हैं। विरले ही हाथों में मैंने लाख की चूड़ियां देखी। तब एक दिन सहसा मुझे बदलू का ध्यान हो आया। अब गांव में वो था, लेकिन उसे बदलू की ध्यान नहीं आ रहा था, उसकी याद नहीं आ रही थी। उसने देखा गांव की सभी औरतें अब कांच की चूड़ियां पहनने लगी हैं। 1 या 2 स्त्रियों के हाथों में उसे लाख की चूड़ियां दिखाई दी। जब उसने लाख की चूड़ियां देखी तो उसे बदलू का ध्यान हो आया। बात यह हुई कि बरसात में मेरे मामा की छोटी बेटी आंगन में फिसलकर गिर पड़ी। उसके हाथ की कांच की चूड़ी टूटकर उसकी कलाई में घुस गई और उससे खून बहने लगा। मेरे मामा उस समय घर पर नहीं थे, मुझे ही उसकी मरहम पट्टी करनी पड़ी। अब उसे किस प्रकार ध्यान आया कि उसके मामा की जो छोटी बेटी थी, जब वो फिसलकर गिरी तो कांच की चूड़ी उसके हाथ में घुस गई। तो उसे बदलू की वही बात याद आई कि कांच की चूड़ियां उसे क्यों पसंद नहीं थी। अब जब उसकी मरहम पट्टी की तो लेखक ने ही की। इसके बाद वो कहता है, तभी सहसा मुझे बदलू का ध्यान हो आया। मैंने सोचा कि उससे मिलाऊं, अतः शाम को मैं घूमते घूमते उसके घर चला गया। बदलू वहीं चबूतरे पर नीम के नीचे खाट पर लेटा था। अब वो उससे मिलने के लिए जा पहुंचा और बोला, नमस्ते बदलू काका। मैंने कहा, नमस्ते भैया। उसने मेरी नमस्ते का उत्तर दिया और उठकर खाट पर बैठ गया, परंतु उसने मुझे पहचाना नहीं। देर तक मेरी ओर निहारता रहा, क्योंकि लेखक अब बहुत बड़ा हो चुका था, उसके चेहरे में भी बदलाव आ चुका था, तो उसे बदलू पहचान नहीं पाया। इस पर लेखक बोला, मैं हूं जनार्दन काका, आपके पास से गोलियां बनवा कर ले जाता था। मैंने अपना परिचय दिया। बदलू फिर भी चुप रहा, मानो वह अपने स्मृति पटल पर अतीत के चित्र उतार रहा हो। और तब एकदम बोल पड़ा, आओ आओ लला, बैठो, बहुत दिनों के बाद गांव आए। मतलब पहले बहुत देर तक तो बदलू सोचता रहा कि कौन जनार्दन। तभी उसे अचानक याद हो आया कि अच्छा, ये वही वाला बच्चा है जो मुझसे गोलियां ले जाता था बनवा के। तो उसने उसको अपने पास बिठाते हुए कहा कि आओ बैठो, अब तो बहुत दिनों बाद तुम्हारा गांव आना हुआ। हाँ, इधर आना नहीं हो सका काका, मैंने चारपाई पर बैठते हुए कहा। कुछ देर फिर से शांति रही। मैंने इधर उधर दृष्टि दौड़ाई, ना तो मुझे उसकी मचिया ही नजर आई और ना ही भट्टी दिखाई दी। अब दोनों चुपचाप बैठ गए, क्योंकि उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या बात करें। तो लेखक ने इधर उधर थोड़ी सी दृष्टि घुमाकर देखा, नजर इधर उधर दौड़ाई, तो उसे उसकी जिस पर वो काम किया करता था बदलू, वो छोटी खाट भी दिखाई नहीं दी और ना ही भट्टी दिखाई दी। आजकल काम नहीं करते क्या काका, मैंने पूछा। नहीं लला, काम तो कई साल से बंद है। मेरी बनाई हुई चूड़ियों को कोई पूछे तब तो। गांव गांव में कांच का प्रचार हो गया है। अब इस पर जब उसने पूछा कि आप अब काम नहीं करते, तो बोला कि नहीं, क्योंकि अब सब कांच की चूड़ियां पहनने लगे हैं। वह कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, मशीन का युग है ना ये लला, आजकल सब काम तो मशीन से ही होता है। खेत भी मशीन से जोते जाते हैं, और फिर जो सुंदरता कांच की चूड़ियों में है, लाख में कहां संभव है। अब उसने बताया कि किस प्रकार से मशीनों के आ जाने से हर काम मशीन से होने लगा है। तो जो कांच की चूड़ियां हैं वो भी मशीनों से बनती हैं, तो बड़ी सुंदर होती हैं। तो लोग अब इसीलिए लाख की चूड़ियां नहीं खरीदते। इस पर लेखक बोला, लेकिन कांच बड़ा खतरनाक होता है, बड़ी जल्दी टूट जाता है। मैंने कहा। अब उसकी बात को थोड़ा रखने के लिए लेखक बोला, कांच बड़ा ही खतरनाक है, बड़ी आसानी से टूट जाता है, चोट लग जाती है।
इस पर बदलू बोला, नाजुक तो फिर होता ही है लला। कहते कहते उसे खांसी आ गई और वह देर तक खांसता रहा। मुझे लगा उसे दमा है। अवस्था के साथ साथ उसका शरीर भी ढल चुका था। उसके हाथों पर, माथे पर नसें भी उभर आई थीं। जब उससे बात कर रहा था बदलू, तो बात करते करते अचानक उसे जोर से खांसी उभर आई और इतनी जोर से खांसता रहा वो तो उसे लगा कि शायद बूढ़ा होने के साथ साथ अब इसे दमा की बीमारी भी हो गई है, यानी उसे अज़मा हो गया है। जाने कैसे उसने मेरी शंका को भांप लिया और बोला, दमा नहीं है मुझे, फसली खांसी है। यही महीने 2 महीने से आ रही है। 10-15 दिन में ठीक हो जाएगी। उसे लगा कि शायद लेखक समझ गया है कि उसे दमे की बीमारी है, तो उसे बहलाने के लिए बोला कि मुझे दमा नहीं है, बस ऐसे ही जो सीजनल खांसी हुआ करती है वो हो गई है, जल्दी ही ठीक हो जाएगी। मैं चुप रहा। मुझे लगा उसके अंदर कोई बहुत बड़ी व्यथा छुपी हुई है। मैं देर तक सोचता रहा कि इस मशीनी युग ने न जाने कितने हाथ काट दिए हैं। कुछ देर फिर शांति रही, जो मुझे अच्छी नहीं लगी। अब लेखक उसे पलटकर जवाब नहीं देना चाहता था, तो क्योंकि उससे दुख होता बदलू को, तो वो चुपचाप सोचता रहा। तो उसे लगा कि मशीनों के आ जाने से न जाने कितने लोग बेरोजगार हो गए हैं, कितने लोगों का काम धंधा बंद हो गया और उन्हें कितनी मुश्किल का जो सामना है वो करना पड़ रहा है। आम की फसल कैसी है काका? कुछ देर पश्चात मैंने बात का विषय बदलते हुए पूछा। जब वो दोनों चुपचाप बैठे रहे तो लेखक को अच्छा नहीं लग रहा था, तो उसने बात को बदलते हुए पूछा कि इस बार आम की फसल कैसी हुई? अच्छी है लला, बहुत अच्छी है, उसने लहक कर उत्तर दिया और अंदर अपनी बेटी को आवाज दी, अरे ओ रज्जो, लला के लिए आम तो ले आ। अब वो बड़ा खुश हुआ। खुश होकर बताया उसने कि इस बार बहुत अच्छी हुई है। फिर मेरी ओर मुखातिब होकर बोला, माफ करना लला, तुम्हें आम खिलाना ही भूल गया था। नहीं नहीं काका, आम तो इस साल मैंने बहुत खाए हैं। वाह वाह, बिना आम खिलाए कैसे जाने दूंगा तुमको। मैं चुप हो गया। मुझे वो दिन याद हो आए जब वो मेरे लिए मलाई बचाकर रखा करता था। गाय तो अच्छी है ना काका? मैंने पूछा। गाय कहाँ है लाला? 2 साल हुए बेच दी, कहाँ से खिलाता। इतने में रज्जो, उसकी बेटी, अंदर से एक डलिया में ढेर सारे आम लेकर आ गई। ये तो बहुत हैं काका, इतने कहाँ खा पाऊंगा, मैंने कहा। वाह वाह, वह हंस पड़ा। शहरी जो ठहरे ना। अब उसने पूछा कि आपकी गाय कैसी है, तो उसने कहा कि अब मेरे पास गाय नहीं है, क्योंकि गरीबी के कारण मैं उसे चारा भी नहीं खिला पा रहा था। इतने में उसकी बेटी आम लेकर आ गई, तो लेखक ने कहा कि मैं इतने नहीं खा पाऊंगा, तो मजाक उड़ाते हुए बोला कि तुम शहरी हो ना, तुमसे नहीं खाए जाएंगे। मैं तुम्हारी उम्र का था तो इससे 4 गुने आम एक बखत में खा जाता था। आप लोगों की बात और है, मैंने उत्तर दिया। अच्छा, बेटी लला के लिए 2-4 आम छांट कर तो दे दो, सिंदूरी वाले देना। देखो लला कैसे हैं, इसी साल ये पेड़ तैयार हुआ है। तो उसने कहा कि ठीक है, इन्हें 2-4 आम दे दो, सिंदूरी यानी लाल रंग वाले देना। और लेखक से पूछा कि देखो जरा खाकर बताओ कि कैसे हैं इस बार आम। रज्जो ने 4-5 आम अंजलि में लेकर मेरी ओर बढ़ा दिए। आम लेने के लिए मैंने हाथ बढ़ाया तो मेरी निगाह एक क्षण के लिए उसके हाथों पर ठिठक गई। गोरी गोरी कलाइयों में लाख की चूड़ियां बहुत फब रही थीं। अब जैसे ही रज्जो ने उसकी तरफ हाथ बढ़ाया आम देने के लिए, तो लेखक की जो नजर थी उसकी गोरी कलाइयों पर पड़ी, जिसमें कि लाख की चूड़ियां उसने पहनी हुई थीं, जो बहुत सुंदर लग रही थीं। बदलू ने मेरी दृष्टि को देख लिया और बोल पड़ा, यही आखिरी जोड़ा बनाया था जमींदार की बेटी के विवाह पर। 10 आने पैसे मुझको दे रहे थे, मैंने जोड़ा नहीं दिया, कहा शहर से ले आओ। यानी उसे जमींदार के द्वारा दिए गए पैसे मंजूर नहीं थे, अपनी मर्जी का सामान चाहिए था, शायद वो उसे नहीं मिला, तो उसने उसे वो जोड़ा नहीं बेचा। मैंने आम ले लिए और खाकर थोड़ी देर पश्चात चला आया। मुझे प्रसन्नता हुई कि बबलू ने हार कर भी हार नहीं मानी थी। उसका व्यक्तित्व कांच की चूड़ियों के जैसा नहीं था जो आसानी से टूट जाए। यानी इतनी कठिन परिस्थितियों में रहकर भी जो बदलू था उसने हार स्वीकार नहीं की। उसने कांच की चूड़ियों का व्यवसाय नहीं अपनाया, क्योंकि उसे अपनी हाथ की चूड़ियां बनाने का जो पेशा था वो बहुत पसंद था, तो उसने अपने नियमों को नहीं बदला, तो उसने हार स्वीकार नहीं की। तो लेखक को इसी बात की खुशी थी।
तो बच्चों, हमने इस पाठ में जाना कि किस प्रकार से मशीनों के आ जाने पर जो घरेलू उद्योग हुआ करते थे या हथकरघा उद्योग थे, वो धीरे धीरे करके समाप्त होने लगे थे। जो हाथ से काम करने वाले लोग थे, उनका काम धंधा बंद हो गया और उनकी आर्थिक स्थिति किस प्रकार से खराब हो गई। तो हमें क्या करना है? हमें इस प्रकार के जो छोटे छोटे काम करने वाले लोग हैं, उनसे सामान खरीदना बंद नहीं करना है, क्योंकि यही उनकी लिए व्यवसाय होता है, यही उनकी आय का साधन होता है। तो हमें आशा है कि आपको ये पाठ समझ आ गया होगा। इसी पाठ के प्रश्नोत्तर के साथ नए वीडियो में फिर से आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए आपसे विदा चाहते हैं। विदा।